हेलो बच्चों, यस, क्या हाल चाल? बढ़िया, उम्मीद करते बढ़िया होंगे। चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री का एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स। आपको बता दें कि 2023 और 24 के बोर्ड एग्जाम में जो सिलेबस के अनुसार है ये फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। और इसके पहले हम लोग सॉल्यूशन दैट मीन्स विलयन, उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये कवर कर चुके हैं। और आज हम फाइनली देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स विच इज रासायनिक बलगतिकी। तो उठाइए कापी कलम, हो जाइए तैयार, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। नोट्स बनाइए। यस, तो बच्चों सबसे पहले हमें जाने कि रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। आपको बता दें कि रासायनिक बलगतिकी में हम रेट ऑफ द रिएक्शन की बातें करते हैं। रेट यानी कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की स्पीड विच इज डिपेंडेंट ऑन सम फैक्टर अफेक्टिंग, कुछ फैक्टर अफेक्टिंग पर डिपेंड होता है एक रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत जब हम रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं तो वहां बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। यस, तो प्यारा सा 2 लाइन में आप मोटी मोटा भाषा लिख लें। तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? आज तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं उसके क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। दैट मीन्स कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर लास्ट है केमिकल काइनेटिक्स, उसकी आज हम बातें करने वाले हैं, बातें कर रहे हैं। और स्टार्ट हो चुका है लेक्चर फाइनली। यस, इतनी बातें आप नोट करेंगे। और इसके बाद हम जस्ट देखने वाले हैं कि वास्तव में इसमें जो प्राथमिकता है वो है अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हेडिंग सबसे पहले क्या बनेगा इसमें, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। आज सबसे पहले जानना जरूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है। अभिक्रिया की दर का ही अध्ययन करना है बच्चों। किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो इकाई समयांतराल में, इकाई समयांतराल में इकाई समयांतराल में अभिकारक, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। क्लियर है? क्या लिखेंगे, इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, चेंजेस इन द कंसंट्रेशन, अभिक्रिया के रेट को बताएगी, अभिक्रिया की दर को बताएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? आज तो जो आर होता है बच्चों वो होता है, क्या होता है, अगर सूत्र की बात करते हैं, फॉर्मेट की बात करते हैं, अभिकारक या अभी आपने लिखा है उत्पाद की सांद्रता कंसंट्रेशन में परिवर्तन
घटेगा या तो बढ़ेगा, परिवर्तन का मतलब ये होता है, बटा समयांतराल, यानी आल्सो राइट हियर बच्चों, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो अभिकारक, ध्यान देना एक बात को, यहां पे अभिकारक की सांद्रता में घटोत्तरी होगी और उत्पाद की सांद्रता में बढ़ोतरी होगी। आप जानते हो कि एक रिएक्शन के भीतर अभिकारक हमेशा टूटते हैं, दैट मीन्स घटते हैं, और उत्पाद यानी अभिकारक जुड़कर उत्पाद बनाते हैं। तो उत्पाद की सांद्रता हमेशा बढ़ेगा और अभिकारक की सांद्रता हमेशा घटेगा। तो यहां पे लिखेंगे क्या, यहां पे लिख लेंगे क्या, अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, फिर से बटा क्या लिखेंगे, समयांतराल, समयांतराल को आप चाहो तो डेल्टी से लिख सकते हो। यानी फाइनली क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता में कमी। तो अभिकारक का मतलब होता है, अभिकारक का मतलब होता है रिएक्टेंट्स, यानी कि आर, यानी कि डेल आर, यानी कि कमी मतलब माइनस, तो डेल आर बाई डेल टी, राइट। तो ये है एक गजब का रेट, किसके लिए, अभिकारक के लिए, ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता के लिए रेट हम कैसे निकालेंगे, डेल आर बाई डेल टी से, राइट। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, क्लियर है, बटा क्या लिखेंगे, समयांतराल, समयांतराल मतलब क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि प्लस डेल पी लिखो चाहे केवल डेल टी लिख लो, हो गया, ये है आर का मतलब। तो इस प्रकार से आप इसको बड़े इजीली वे में समझ सकते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन की बातें पहले हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हमको पूरा चैप्टर में क्या पढ़ना, रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ना। अभिक्रिया की दर को पढ़ना, कैसे अभिक्रिया घटेगा या बढ़ेगा। तो बच्चों अभिक्रिया की दर का मतलब होता है इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है चेंजेस का होना। अच्छा, जितना चेंजेस होगा घटेगा बढ़ेगा, CR से प्रदर्शित करते हैं। अब अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में दो तरह से बातें करेंगे, या तो अभिकारक की सांद्रता लेंगे, अगर अभिकारक ले रहे हैं तो क्या हो, अभिकारक की सांद्रता में कमी होगा, उत्पाद लेंगे तो क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो फॉर्मेट आपको अलग अलग मिलने का, आर के फॉर्म में माइनस डेल आर बाई डेल टी एंड आर के फॉर्म में प्लस डेल पी बाई डेल टी। क्लियर है, यहाँ तक बातें नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। यस, कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं आज। नहीं नहीं रोकना नहीं है, वो बीच से ही कट हो जाएगा, ठीक है। आज चलिए, नोट कर लिया आपने, आज नोट कर लिया। यहां पे बात करेंगे एग्जाम्पल को लेकर के। ओके, अगर हम बात करते हैं, अगर 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 ए प्लस बी एंड गिव्स क्या बन गया सर, सी प्लस डी बन गया, राइट। एक सिंपल सा रिएक्शन, ए और बी रिएक्टेंट्स और सी प्लस डी क्या प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो रेट होगा, फटाफट लिखते जाओ, तो ये दोनों रिएक्टेंट्स जब जब हम ए लेंगे तो क्या होगा, डेल ए बाई डेल टी, ये माइनस में होगा। यहाँ पर बी की बात करते हो तो इसी में आप लिख सकते हो माइनस डेल बी बाई डेल टी। क्लियर है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो आर इक्वल टू क्या होगा, सी के फॉर्म में डेल सी बाय डेल टी एंड डेल डी बाय व्हाट, राइट हियर डेल टी। क्लियर। अच्छा, अगर 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 हम कुछ और बात करें, ये पहला, अगर यहाँ पे दे दिया हो a प्लस 2b एंड गिव्स 3c प्लस 4d, कुछ ऐसा दे दिया, यहाँ पर कुछ ऐसा दे दिया, मान लो कि उसकी संख्या को बढ़ा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा रेट। दूसरे एग्जाम्पल की बात, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली माइनस का डेल ए बटा हो जाएगा डेल टी, एंड इसी में क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 डेल बी बाई हो जाएगा डेल टी। क्लियर है।
और इसी में लिखना चाहे बच्चों तो हो जाएगा 1/3 डेल सी बाय डेल टी। क्लियर। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 1/4 डेल डी बाय डेल टी। क्लियर है, बातें हजम हो रही है। यस यस क्लियर है। तो अगर कुछ इस प्रकार से देता है, मतलब यहाँ पर बैलेंस करके देता है, या यूँ बोले यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ा के देता है, तो यहाँ पर आप रासायनिक बलगतिकी कर सकते हो। क्या बोलेंगे? रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी। क्लियर। अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं, कहीं अगल बगल ऊपर नीचे दाएं बाएं। ओके यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए N2 + H2, ठीक है, क्या बनता है? NH3। वैलेंस करेंगे ठीक दूसरे एग्जाम्पल के जैसा। ये तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। अमोनिया का बनना कैसे बनेगा? यहाँ पर नाइट्रोजन तो यहाँ पे 2 कर देंगे, हाइड्रोजन 6 तो यहाँ पे 3 कर देंगे। क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे R निकालेंगे बच्चों, तो हो जाएगा माइनस का डेल N2, ठीक है, बाय डेल T। क्लियर है। ओके माइनस का डेल 1/3। आप बताएं कि जो पहले होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1/3 डेल, यहाँ पे आप लिखोगे 1/3 डेल H2, ठीक है, बाय डेल T। क्लियर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वाट 1/2 डेल NH3 बाय हो जाएगा बच्चों डेल T। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप आराम से बड़े मजे से रेट निकाल सकते हैं किसी भी अभिक्रिया के लिए, ठीक। तो बच्चों यहाँ तक फटाफट एग्जाम्पल भी नोट कर लेंगे और आगे बढ़ते हम बात करेंगे यस कुछ और बातें, छोटी छोटी और बातें नोट करेंगे आगे। यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लेना, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम बात करेंगे, छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक जबरदस्त हेडिंग बनने वाला है आज के लेक्चर में, जो कि लास्ट हेडिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे एवरेज रेट, दैट मीन्स औसत दर। ये क्या होता है? औसत का मतलब क्या होता है कि जो भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, सांद्रता में अगर मोलर सांद्रता की बात करता है तो आप बोलते हैं औसत दर निकलेगा। क्लियर है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मोटी मोटा भाषा में, किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत दर कहते हैं, या परिवर्तन अभिक्रिया का औसत दर कहलाता है। भी थोड़ा सा जमेगा तो जमा लो भैया। अभिक्रिया का औसत दर कहलाता है। क्लियर है। अच्छा तो जब मोलर सांद्रता की बात होगा बच्चों, यानी R को लिखते हैं R, यानी अभिक्रिया की दर। क्या लिखेंगे? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कौन सांद्रता? मोलर सांद्रता। समयांतराल। आल्सो राइट हियर व्हाट? डेल एक्स बाई डेल टी। याद रखिएगा, डेल एक्स बाई डेल टी। सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक है नहीं, ठीक है। एक अभिक्रिया की दर में एक किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन की जब बातें होती है तो वहाँ पर अभिक्रिया का औसत दर होता है, ठीक। अच्छा एक और छोटी सी बात होती है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा
तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर। तात्क्षणिक का मतलब होता है अल्पतम समय के लिए, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट। क्या होता है यहां पे लिखेंगे, क्या होता है यहां पे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, यानी बोलेंगे तात्क्षणिक वेग बोल सकते हैं या दर बोल सकते हैं, दोनों बातें कही। तात्क्षणिक वेग दैट मीन्स अल्पतम समय की जब बातें होती है, अल्पतम समय यानी कम से कम समय के लिए जो अभिक्रिया का वेग होता है उसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। सिंपल सी बात आप एक लाइन नोट करेंगे, किसी अल्पतम समय, अल्पतम समय का मतलब होता है कम समय, अल्पतम समय में अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। बातें क्लियर हुई? आज तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ओके, इसे हम आर इंस्टेंट से डिनोट करेंगे और यहां पर हो जाएगा व्हाट राइट हियर, आर इंस्टेंट से डिनोट करेंगे और यहां पर हो जाएगा व्हाट डी आर बाई डी टी। या डी पी बाई डी टी। क्लियर है? कुछ ऐसा। तो डी का मतलब होता है अल्पतम क्षण, अल्पतम क्षण या अल्पतम समय में जब रेट की बातें होती है तो वहां बच्चों होता है तात्क्षणिक वेग होता है या इंस्टेंटेनियस रेट होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर एक आर से पी बना तो यहां पर एग्जाम्पल होगा जैसे जैसे क्या होगा, a प्लस क्यू बी गिव्स 4c प्लस 5d, कुछ ऐसा। अब यहां पे इसका निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट। तो सबसे पहले पहला फॉर्मेट क्या लिखे थे कि जो रेट होता है सिंपल वे में यहां पे एवरेज डालना भूल गए थे। सिंपल वे में जो रेट होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है माइनस का डेल पी यानी कि डेल ए बाई डेल टी एंड माइनस का 1/2 डेल बी बाई डेल टी। क्लियर? आगे बढ़ते हुए बात करेंगे 1 या इसी का अगर हम फॉर्मेट देखते हैं तो क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी, तो माइनस का हो जाएगा डी ए बाई डी टी। सिंपल सी बात। या अगर हम एवरेज की बात करते तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी डेल टी हो जाएगा। क्लियर? और यहीं पर हम बात करते हैं 1/4 डी सी बाई डी टी या राइट हियर 1/5 डी डी बाई डी टी। क्लियर है? तो इस प्रकार से बड़े आराम से क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं किसी भी दिए गए एग्जाम्पल का, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का। क्लियर है? तो क्या आपने सीखा अभी तक? एवरेज रेट औसत दर, दूसरा क्या देखा इंस्टेंटेनियस रेट। अब आएगा लेक्चर में मजा, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं जबरदस्त बातें करने वाले हैं कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, जो अभिक्रिया की दर होता है, वो किस पर डिपेंड होता है। दैट मीन्स उसको प्रभावित करने के लिए जो हम यूज करेंगे, जिन हम पदार्थों को यूज करेंगे या जिन हम फैक्टर को यूज करेंगे उन्हें हम बोलते हैं एक प्रकार से फैक्टर अफेक्टिंग, यानी इनको प्रभावित करने वाले लोगों को हम बोलते हैं फैक्टर। और फैक्टर का तात्पर्य होता है इसे या तो घटा देना, इसे या तो बढ़ा देना। दैट मीन्स हेडिंग लगा लें
फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल फैक्टर की हम बात करेंगे जो बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। तो हेडिंग लगा ले, जबरदस्त बातें हैं। व्हाट राइट हियर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमको पढ़ना है सबसे पहले पढ़ना है अभिकारकों की सांद्रता, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, याद होगा आपको। दूसरा पढ़ना है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। तीसरा है अभिकारकों की प्रकृति, बहुत मजेदार बात है, अभिकारकों की प्रकृति बहुत सुंदर बात है। चौथा है उत्प्रेरक का प्रभाव, ये जबरदस्त बात होने वाला है आज के लेक्चर में, उत्प्रेरक का प्रभाव। इसके बाद थोड़ा मोड़ी बातें हम करेंगे विकिरण का प्रभाव, सनलाइट का इफेक्ट, अन्य प्रकाश का इफेक्ट, इसके द्वारा क्या होगा आज। तो इतनी बातें नोट करेंगे आप कि हमको आज पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन में सबसे पहले अभिकारकों की सांद्रता, ताप का प्रभाव, अभिकारकों की प्रकृति, उत्प्रेरक का प्रभाव और विकिरण का प्रभाव। तो हेडिंग लगा लें, पहला हम बात करने जा रहे हैं अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है। हेडिंग लगा लें, थोड़ी मोड़ी बातें करते हैं अभिकारकों की सांद्रता में क्या बातें करनी है कि जो अभिकारकों की सांद्रता होती है समानांतर टेम्परेचर पर वृद्धि होती है, जिनके वजह से अभिक्रिया की दर भी बढ़ने लगती है। ये सिर्फ समान टेम्परेचर की बात है। कहने का मतलब है दूसरी भाषा में, किसके अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार बताया गया है, नियमानुसार बोला गया है, नियमानुसार अभिकारकों की अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। बहुत मजेदार बात। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी साफ साफ स्पष्ट होता है बच्चों कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन में वृद्धि होगा वैसे रेट में भी वृद्धि होगा। इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, कोई ज़्यादा सोचने विचारने वाली बात नहीं है। इसीलिए आगे बढ़ते हम बात करेंगे ताप का प्रभाव। क्लियर है। अब सेकंड की बात होती है ताप का प्रभाव। तो यहाँ देखेंगे ताप का प्रभाव। आज तो आपको बता दें कि एक रिएक्शन पॉसिबल होगा, अगर नहीं पॉसिबल तो भी क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर बहुत 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 बड़ी भूमिका निभाती है एक रिएक्शन को कराने के लिए। यानी अगर रिएक्शन कहीं में नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा टेम्परेचर को हम क्या करें, बढ़ा दें। नॉर्मल से जब हाई करते हैं तो रिएक्शन अपने आप होता है, अपने आप नहीं मतलब प्रेशर उसे पड़ जाता है तो रिएक्शन होने लगता है। तो रिएक्शन जब इम्पॉसिबल से पॉसिबल करनी हो तो वहाँ पे टेम्परेचर की भी भूमिका मानी जाती है। यस, जबरदस्त भूमिका। तो टेम्परेचर का प्रभाव क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से समानता ये देखा गया कि समानता ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि होने लगती है। तो क्या लिखेंगे, समानता
सामान्यतः तापमान में वृद्धि से अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि हो जाती है। क्लियर? अच्छा, अब ये सिंपल सी बात है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया दर क्या होगा, हर हर बढ़ेगा, यानी कि कंसंट्रेशन टूटेगा और जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा। यूं बोलेंगे कि उसकी स्पीड, रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना जल्दी काम होगा, उतना ही जल्दी रिएक्शन फटाफट होगा। एक लॉजिक वाली बात और, यहाँ पे एक ताप गुणांक की बात होती है। ताप गुणांक, ताप गुणांक को हम म्यू से डिनोट करते हैं। क्या लिखेंगे, ताप गुणांक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ताप गुणांक को हम जनरल म्यू से फॉर्म डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, ये दो टेम्परेचर के बीच का एक अनुपात होता है। यानी अगर 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 T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस दैट मीन सेल्सियस का ये स्केल है, इसमें प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा दें पर केल्विन पर, और जनरल टेम्परेचर दैट मीन्स T डिग्री सेल्सियस पर केल्विन, तो पता है क्या होगा, केल्विन के फॉर्मेट में K 35 डिग्री सेल्सियस एंड नीचे हो जाएगा K 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा माना गया है कि समानतः समांगी अभिक्रियाओं में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर ही अभिक्रिया की दर दोगुनी स्पीड से बढ़ जाती है। मेरा मतलब यह है कि समानतः देखा गया है, सामान्यतः ये देखा गया है, समानतः देखा गया है, समांगी अभिक्रिया में, समांगी अभिक्रिया में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस, या ऐसे लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर लगभग 2 गुनी बढ़ जाती है। ये लॉजिक वाली बात है और ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्लियर? तो यह है एक टेम्परेचर का इफेक्ट, यह एक तापमान का प्रभाव, किस पर, रेट पर। तो रेट का मतलब बढ़ना या घटना, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की स्पीड डिपेंड रहता है कि कौन उसको घटा रहा है, कौन उसको बढ़ा रहा है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, टेम्परेचर घटाता है कि बढ़ाता है, टेम्परेचर बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, जब उसमें हम वृद्धि करते हैं। ऐसा देखा भी गया है कि ताप गुणांक दो टेम्परेचर का एक अनुपात होता है, दो टेम्परेचरों, दो तापमान के बीच की एक रेशियो बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखा गया कि कोई समांगी में अभिक्रिया लेंगे तो ऐसा माना भी जाता है कि लगभग अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस खाली बढ़ा दें तो वहाँ पर अभिक्रिया की दर दोगुना स्पीड से बढ़ जाएगी। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है। अब तीसरी पॉइंट वाली बात है अभिकारकों की प्रकृति। हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हम हेडिंग लगाएंगे अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ये क्या है, जबरदस्त बात इसमें करने वाले हैं। फिर हम चौथा और पांचवा की बात करेंगे। क्लियर? हेडिंग लगा है अभिकारकों की प्रकृति। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो हम बात करेंगे तीसरा फैक्टर। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा, व्हाट, हेडिंग लगा लें अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति। आज विचार करेंगे, जरा गौर करेंगे, नजरें कहीं और न करेंगे। अभिकारकों की प्रकृति, जैसा कि आप जानते हो कि जब हम R से P बनाते हैं, दैट मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना आपको पता होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम देखें तो उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के आबंध टूटते हैं और नए आबंधों के निर्माण से प्रोडक्ट बनता है। सिंपल सी बात। तो ये अंदर की राज है कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है,
अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं, अभिकारक के आबंध टूटते हैं और फिर वो जुड़ते हैं, तब जा करके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। इतनी प्रोसेस के बाद, जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं, इतनी प्रोसेस के बाद आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? तो आपको ऊपर ऊपर दिखता होगा। अब बात यह है कि जो अभिकारकों की प्रकृति होता है उसके द्वारा या इसके इफेक्ट के द्वारा रेट बढ़ता है या रेट तो घटता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है, अभिकारक या उत्पाद के आबंधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी एक आबंध टूटेगा और एक आबंध जुड़ेगा तब जाके नया प्रोडक्ट बनेगा। एक बार और, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंधों के निर्माण से उत्पाद बनता है, दैट मीन्स प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? तो एक प्रकार से ये कहा जाएगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो टोटल डिपेंड होता है अभिकारकों की प्रकृति, दैट मीन्स अभिकारकों या उत्पादों की आबंधों की प्रकृति पर। ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर आबंध ले लिया, जैसे ए से ए चिपका, इसी प्रकार कोई बी से ए चिपका है या बी चिपका हुआ, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होगा, पुराने आबंध टूटेंगे, इन्हें अभिकारक बोला गया। क्या बोला गया? अभिकारक। और यहाँ पर उत्पाद बनेगा तो ये टूटेंगे, फिर क्या करेंगे, जुटेंगे। और ए ने क्या किया, बी को लिया, कुछ ऐसा, तो यहाँ पर ए का बी से बना। ठीक है? ऐसे ही एक और ए से बी बन गया, कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या है, इसका नाम है प्रोडक्ट, दैट मीन्स उत्पाद होता है। क्लियर? तो अब एक बॉन्ड की जो बातें होती है बच्चों, तो बॉन्ड दो तरह से काम कर सकता है, या तो बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है या तो बॉन्ड वीक हो सकता है। तो जितना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो उतना जल्दी टूटेगा नहीं, और जब बॉन्ड इजिली वे में टूटेगा नहीं तो वहाँ अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया के दर क्या होगा, घटेगा, यानी कि बढ़ेगा ही नहीं। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर बॉन्ड पर डिपेंड होगा कि बॉन्ड क्या है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर जो रेट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। दैट मीन्स वेग क्या होगा, वेग घट जाएगा। अच्छा, अगर बॉन्ड वीक है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेट बोलेंगे बढ़ जाएगा, यानी कि उसका वेग क्या होगा, इनक्रीज होने लगेगा, कुछ ऐसा। तो पूरी बात स्पष्ट है कि अभिकारकों का जो बंधन होता है, जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड का पहले ब्रेक होता है। अब बॉन्ड पे डिपेंड करेगा ब्रेक होगा कि नहीं होगा, ब्रेक तो होना ही पड़ेगा। तो बॉन्ड में दो तरह से बॉन्ड होगा, तो स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, वीक होगा। तो जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो वहाँ पर रेट क्या होगा, थोड़ा सा डाउन होगा, यानी घट जाएगा। और जब बॉन्ड वीक होगा बच्चों तो वहाँ क्या होगा, रेट बढ़ेगा। तो यानी एक अभिकारक से उत्पाद में बदलना, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, उसके बॉन्ड का ब्रेक होना, फिर नए बॉन्ड के जुड़ने से नए चीज़ का बनना, जिसे हम उत्पाद का नाम देते हैं। और इसी दौरान ये बोला गया है कि डिपेंड होगा टोटल एक रेट ऑफ द रिएक्शन किस पर डिपेंड होगा, वो टोटल डिपेंड होगा कि वहाँ पर अभिकारकों या उत्पादों की उसका जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या है। क्लियर? तो जैसा बॉन्ड वैसा उसका नेचर, और जैसा बॉन्ड का नेचर उतना ही रेट का अंतर, रेट का डिफरेंट। यस। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक दे दिया हो दुर्बल करके, ठीक है, जैसे हम वीक बोलेंगे, दुर्बल में दे दिया हो डाइनाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है? और एक दे दिया जाए क्या दे दिया जाए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें, ये दुर्बल है और ये क्या है, प्रबल है। अब दुर्बल के पोजीशन में क्या होगा, दुर्बल होगा तो क्या होगा, रेट, यानी कि यहाँ पर क्रियाएं क्या होंगी, फास्ट होंगी। दैट मीन्स रेट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया क्या हो रही है, अभिक्रिया क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, अभिक्रिया क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। तो दुर्बल के पोजीशन में
रेट बढ़ जाता है। बॉन्ड जब वीक हो तो रेट बढ़ जाता है, यानी दुर्बल बॉन्ड की पोजीशन में क्या होगा, रेट बढ़ेगा, यानी अभिक्रिया क्या होगी, फास्ट होगी, हरहर हरहर होगी। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, यानी यहाँ पर बोलेंगे स्लो रिएक्शन होगा, स्लो मोशन में रिएक्शन होगा। बड़ा सिंपल वे में बोल सकते हैं, एक अभिकारकों की प्रकृति जो कि डिपेंड, जो कि फैक्ट होती है, फैक्ट करती है, किसको फैक्ट करती है, रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है, यानी अभिक्रिया की दर बहुत जबरदस्त अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर होती है। यस, तो इंपॉर्टेंट बात, बॉन्ड की बात, बॉन्ड का मतलब अभिकारकों का बॉन्ड, अभिकारकों का बॉन्ड जैसा होगा वैसा ही उसके रेट में नेचर देखने को मिलेगा। डिपेंड किस पे होगा, अभिकारकों का नेचर, और अभिकारकों का नेचर तय करेगा अभिक्रिया की दर घटेगी या तो बढ़ेगी। या अगली पॉइंट वाली बात करेंगे, चौथा, जिसे कहेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव। यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। चले बच्चों, चौथा बात करते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है, बहुत जबरदस्त बात है यहाँ पे होगी उत्प्रेरक को लेकर के। उत्प्रेरक सिंपली होता क्या, जिसे हम कैटालिस्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों आपको बता दें कैटालिस्ट एक प्रकार का पदार्थ ही होता है जो कि केवल और केवल उपस्थिति को दर्शाता है, और इसकी उपस्थिति में याद करिए एक मालिक जिसके डर से एक मजदूर काम करता है, यानी जब वो मालिक उस कंपनी में खड़ा है तो माने कि काम की स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है और जल्दी जल्दी लोग काम को कर रहे हैं, जैसे माने दिखावटी काम कर रहे हैं, और रियल बात है कि दिखा के लोग काम करते हैं, और जैसे ही मालिक निकल जाता है, वहाँ से चला जाता है, फिर काम में मोशन स्लो हो जाता है। तो उत्प्रेरक एक प्रकार का मालिक होता है, यानी कैटालिस्ट, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर में चेंजेस देखने को मिलता है। अगर वो मालिक न रहे तो काम एकदम स्लो होगा, लेकिन मालिक जो कि पैसा दे रहा है उसके डर से काम को फास्ट करना पड़ता है। तो मालिक ने तो काम किया नहीं, मालिक केवल था वहाँ पे, यानी कैटालिस्ट ने काम करेगा नहीं, कैटालिस्ट केवल उपस्थिति को दर्शाएगा। तो वह पदार्थ या वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में बिना किसी रासायनिक परिवर्तन किए बिना ये अभिक्रिया की दर को चेंजेस कर देते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो, इसकी परिभाषा लिख सकते हो, क्या लिखोगे, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना कोई परिवर्तन किए, बिना कोई परिवर्तन किए अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। इतनी ताकत है ही नहीं, तो मालिक है तो भैया ताकत तो रहेगा ना। उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अच्छा, बातें स्पष्ट हुआ। अब इसका मजा तब आएगा जब हम बगल में ग्राफ के द्वारा समझेंगे, यानी 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 एक ग्राफ बनाएंगे सिंपली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में, और दोनों एक्सिस पे अलग अलग काम। यहाँ होगा अभिक्रिया की प्रगति या निर्देशांक बोल सकते हैं, और यहाँ पर होता है ऊर्जा, दैट मीन्स पीई, पोटेंशियल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हैं। सपोज यहां पर बच्चों हमने लिया रिएक्टेंट्स, और जैसे ही अभिक्रिया की प्रगति, यानी अभिक्रिया की प्रगति, ये जैसे ऊर्जा देंगे तो अभिक्रिया की प्रगति में चेंजेस देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा। एक बार और अगर हम ऊर्जा देते हैं तो कुछ ऐसा चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक, अब जरा विचार करें कि जो R से P बन रहा है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ऊर्जा वृद्धि करने पर जो अभिक्रिया की प्रगति हो रही है,
इसमें आपको बता दें ये तभी पॉसिबल है जब हम एक्टिवेशन एनर्जी लेंगे, यानी कि यहाँ पर पहला ग्राफ को थोड़ा ऊंचा कर दें, थोड़ा सा पर्वत पहाड़ ऊंचा हो गया है, और ये है दूसरा। यहाँ पर बच्चों को बता दें सिंपली वे में जब एक रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ बनता है इंटरमीडिएट, यानी कि मध्यवर्ती बनता है। क्या बनता है? वहाँ बनता है मध्यवर्ती बनता है, जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। एक आर से पी को बनने में क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पे दो दो मध्यवर्ती बना हुआ है। अब विचार विमर्श करने वाली बात कि इसे क्या बोलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आर से पी को बनने में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक अलग सा एनर्जी होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक अलग सा ही एनर्जी होगा। तो बच्चों आप बता दें, ये अगर हम मान लेते हैं कि यह क्या है, EA है, EA1 है, और इसे क्या माना, EA2 माना। इसका मतलब होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी पहला बार दिया, एक्टिवेशन एनर्जी दूसरा बार दिया। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी पहला बार दिया तो रिएक्टेंट से यहाँ तक ऊंचा उठा, यहाँ तक ऊर्जा देने पर यहीं से ढाल हो गया और तुरंत प्रोडक्ट बन गया। और जब दूसरा बार एक्टिवेशन एनर्जी दिया तो ये उठ करके यहाँ तक गया है, मध्यवर्ती बना करके फिर तुरंत ढाल हो गया है। ये बीच का हिस्सा, इधर वाला पार्ट को हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे और इधर वाले पार्ट को हम प्रोडक्ट वाला बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे विचार करिएगा कि अंतर देखने को ये मिल रहा है ग्राफ के द्वारा कि रिएक्टेंट से तुरंत प्रोडक्ट बना है, तुरंत उठ करके तुरंत गिर गया। मतलब ये है बच्चों विथ कैटालिस्ट, और ये है बच्चों विदाउट कैटालिस्ट। विचार करने वाली बात है कि जब कैटालिस्ट के साथ, यानी यहां पर कैटालिस्ट के साथ काम हो रहा है, यहां पर उत्प्रेरक मौजूद है, उत्प्रेरक सपोज हम स्टार दे देते हैं, यहां पर मध्यवर्ती के समय यानी उत्प्रेरक मौजूद है, जिसके वजह से रिएक्टेंट्स से तुरंत प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन यहां पर बिना कैटालिस्ट के, तो बिना कैटालिस्ट के क्या होगा, एनर्जी तो देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, लेकिन मध्यवर्ती बनेगा, रिएक्शन भी होगा, प्रोडक्ट भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर रेट क्या होगा, बहुत हाई, बहुत स्लो होगा, यानी कि रेट यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बिना कैटालिस्ट के रेट क्या होगा, घटेगा, और विद कैटालिस्ट के क्या होगा, रेट बढ़ेगा। तो जब कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, रेट बढ़ेगा, सिंपल सी बात। और बिना कैटालिस्ट के क्या होगा, रेट घटेगा। तो यहाँ पर आर डाउन हो रहा है और यहाँ पर आर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात। अच्छा, तो एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि संक्रियण ऊर्जा क्या करते हैं, दर को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। चलिए बच्चों, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। ईस्टर के फॉर्म में जैसे ले लिया CH3COO2H5, और यहाँ पर एसिडिक यानी कि तनु अम्ल की उपस्थिति में करा रहे हैं, H2O मिला रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर H2O हाइड्रेट के पोजीशन में। तो यहाँ से H+ क्या होगा, H+, दैट मीन्स तनु अम्ल की उपस्थिति में क्या होगा, सबसे पहले बॉन्ड का ब्रेक हो, CH3COOH हो जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, और यहाँ पर निकल जाएगा क्या, C2H5OH एथाइल एल्कोहल बाहर हो जाएगा। तो बड़े आराम से बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रेट है वो तनु अम्ल की उपस्थिति में बढ़ जाता है, सिंपल सी बात, तनु अम्ल की उपस्थिति में बढ़ जाता है। क्लियर, रेट प्रेजेंस ऑफ द H+ आयन इंक्रीज या। तो ये रहा जी एक कैटालिस्ट का प्रभाव। मैंने आपसे पहले बोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैटालिस्ट का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, जबरदस्त प्रभाव, एक्टिवेशन एनर्जी रहना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी बढ़ाएंगे, अभिक्रिया की प्रगति देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से।
चलिए आगे बढ़ते हम बात करेंगे इसके बाद वाला एक लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग विच इज रेडिएशन इफेक्ट बोल सकते हैं, विकिरण का प्रभाव। ठीक, हेडिंग लगा है विकिरण का प्रभाव, पांचवा। चलिए बच्चों पांचवा बात करते हैं विकिरण का प्रभाव। आप सुने भी होंगे विकिरण का प्रभाव, मेरा मतलब क्या है कि कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जो बिना लाइट के होगा ही नहीं, बिना प्रकाश के होगा नहीं। आप सुने होंगे, कक्षा 10 में भी सुने होंगे, और ऑर्गेनिक में जो पहला था हाइड्रोअल्केन बनाने के लिए हाइलोजिनेशन नाम सुने होंगे, यानी क्लोरीनीकरण सुने होंगे। तो क्लोरीनीकरण में क्या होता है, विकिरण का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी सनलाइट का इफेक्ट बहुत जरूरी है। कि कभी कभी ऐसी अभिक्रिया होती है जो बिना लाइट के हो नहीं सकती। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना, H2 + Cl2 ले लिया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और क्लोरीन डालने में क्या करना, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक बना रहे हैं, क्लियर है, बड़े आराम से रिएक्शन हो रहा है। आज अब आराम नहीं करने देना है, कुछ और करने देना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी HCl बन रहा, बड़े आराम से बन रहा है, बड़े सिंपल, दोनों जगह HCl बन रहा है, लेकिन अंतर क्या देख लो, यहाँ पर दोनों सादा सादा। मैंने कह दिया कि यहाँ पर आप दे दो सनलाइट, क्या दे दो, सनलाइट, HNu के फॉर्म। तो सनलाइट की वजह से बच्चों अब ये रिएक्शन होगा ही नहीं, फटाफट होगा। मेरा मतलब ये है कि ये फास्ट हो जाएगा रिएक्शन, दैट मीन्स जो रेटवा होगा, रेट जो होगा वो बढ़ने लगेगा, मैक्स हो जाएगा। और यहाँ पर विकिरण तो है नहीं, तो हो जाएगा स्लो, यानी रेट जो होगा वो हो जाएगा डाउन, मिनिमम हो जाएगा, राइट। तो सिंपल से रहा विकिरण का प्रभाव, जैसा टॉपिक वैसा उसका जवाब, ठीक है। तो विकिरण के प्रभाव में क्या देखेंगे, सनलाइट है तो रिएक्शन हो रहा है, सनलाइट नहीं है तो भी रिएक्शन हो रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पर। सनलाइट की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट में वृद्धि होगी, और अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो रेट में क्या होगी, घटोत्तरी होगी। सिंपल सी बात। तो ये रहा आज का लेक्चर, ये रहा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। यस, तो आज के लेक्चर में हमने फाइनली स्टार्ट कर चुका है केमिकल काइनेटिक्स, और आने लेक्चर का इंतजार करें जिसमें हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए सेकंड लेक्चर में आने वाले आपके साथ छोटी छोटी परिभाषाओं के साथ अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, हर प्रकार की अभिक्रिया देखने वाले हैं अगले लेक्चर में। यस, लेते ब्रेक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।